हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चैप्टर से टॉपिक 7, जिसका नाम है सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग कोशिका चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे सारे कोशिका के अंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय, राइबोसोम, क्रोमोसोम, जितने भी हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कैसा होता है, हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने रफली डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। देखिए, हम लोग नॉर्मल पढ़ लेते हैं क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मींस इसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरी मेम्ब्रेन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन आपका। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड मतलब एक द्रव भरा होता है, तरल भरा होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि आपको इस तरह की दिख रही हैं। ये वाली स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इसके अलावा मैं अभी फेयरली डायग्राम आपको दिखाऊंगी और इससे समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए थ्योरी में आते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी क्या कहती है, कहती है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव में, यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, इस बारे में आपको पढ़ना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। मैंने वीडियो डाला हुआ है इस पर एक, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पता चलेगा और ये कोशिकाएं होती क्या हैं ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार या सूची संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी कोशिका है, कोशिका में जो द्रव भरा है, इस द्रव में ही क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक है, जिन्हें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम है। इन माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था। मींस इसकी खोज किसने करी है, फ्लेमिंग ने की है 1882 में, तथा अल्टमैन ने वर्णन किया था। इन्होंने सर्वप्रथम देख तो लिया फ्लेमिंग ने, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को किसने बताया था, अल्टमैन ने बताया था। अल्टमैन ने कब बताया, 1886 में। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर। तो इनकी संख्या का क्या है, इनकी संख्या एक कोशिका में हज़ारों होती है। मींस एक कोशिका में ये कई सारी पाई जा सकती हैं। इनकी कोशिकाओं किन्हीं कोशिकाओं में इन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और किसी में ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सभी जंतु तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। मींस ये प्लांट सेल में भी होंगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएंगी, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट कोशिका, आप आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं संरचना। इसकी संरचना क्या होती है, तो संरचना समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कैसी थी, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर थी ना, तो हम लोग यही बोलेंगे, ये सूक्ष्म थैले के समान संरचनाएँ होती हैं। इनकी अधिकतम लंबाई 2 से 5 माइक्रोन है, ठीक है, यहाँ पर 2 से 5 माइक्रोन होती है, तथा इनकी मोटाई, मीन्स लंबाई तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, और मोटाई का मतलब ये चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई इनकी होती है 0.5 से लेकर 2 माइक्रोन तक होती है। ओके, किंतु इनमें से प्रत्येक की मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से अधिक नहीं हो सकती। मोटाई 0.5 से लेकर 2 माइक्रोन तक तो होती है, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो मोटाई है वो 60 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी दीवार वाले थैले या फ्लास्क के समान होती है। अभी आपने देखा था कैसी थी, थैले के आकार की थी ना, और दोहरी डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई थी। आगे चलते हैं हम लोग इसी टॉपिक में। ये मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाया था इसी चीज़ का, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि आप देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। डायग्राम के आगे लिखा हुआ है, इन 2 दीवारों या कलाओं के बीच 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का अवकाश होता है। कौन सी दीवारों के बीच, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन, ये वाले स्पेस की बात हो रही है। कितना होता है, 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इन कलाओं के बीच के स्थान को हम लोग बाह्य कला कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं, ठीक है।
ये जो बाहर वाला चैम्बर पाया जाएगा इसे हम लोग आउटर चैम्बर कहेंगे, और जो पूरा अंदर वाला स्पेस पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा अंदर वाला जो स्पेस है हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये जो पूरा स्पेस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनर चैम्बर, और ये जो बाहर वाला स्पेस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटर चैम्बर कहेंगे। ठीक है, देन क्या हो गया, बोल रहा है बाहरी कला समतल होती है, जो कि हम लोगों को पता है, जबकि भीतरी कला यानी इनर मेम्ब्रेन या इंटरनल चैम्बर में उंगली सदृश उभारों के रूप में निकली हुई होती है। आपने देखा है डायग्राम, देखिए उंगली के समान संरचना पाई जा रही ना अंदर वाली भित्ति में या अंदर इनर मेम्ब्रेन में, उभारों के रूप में निकली हुई होती है, जिन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तथा भीतरी कला में अनेक छोटे छोटे कण जुड़े होते हैं, अभी मैंने दिखाया था ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं, या 1 लगा लीजिए, तो ऑक्सीसोम या F1 कण हो जाएंगे। या कण ही श्वसन क्रिया में प्रमुख भाग लेते हैं। ठीक है, जो ये F1 पार्टिकल इस तरह से पाए जा रहे हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे रेस्पिरेशन में श्वसन क्रिया में भाग लेती है। ठीक, तथा ATP निर्माण में के एंजाइम होते हैं। ATP क्या है, ATP के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। देन ATP के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी स्पेस है वो सब से भरा हुआ रहता है, मीन्स एक सॉलिड लिक्विड से भरा हुआ होता है, हाफ लिक्विड से, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तथा मैट्रिक्स में राइबोसोम और DNA प्रेजेंट होते हैं, जो इसका मैट्रिक्स है उसमें DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स है या सेल ऑर्गेनल्स है उनके हमें फंक्शन पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपसे फंक्शन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शंस में आ जाते हैं। फंक्शंस में हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सी श्वसन का प्रमुख स्थल या केंद्र होता है। मींस माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन में होने वाली क्रियाओं का केंद्र होता है। जितनी भी श्वसन से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं वो सब कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इनका कहने का ये मतलब है। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके अंदर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, मीन्स जितने भी फूड मटेरियल हमने खाए हैं उन सबका ऑक्सीडेशन होगा। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, अपनी डेली लाइफ में करने वाले कार्यों में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी रिएक्शंस पर। रिएक्शन हमारी वही है, कौन सी, रेस्पिरेशन वाली, जिसमें क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया है, मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया गया है। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेज एंजाइम आपको दिख रहा होगा तो क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होती है। यही तो होता है ना, हम श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और हमारे जो हमने फूड खाया है वो तो हमारे पेट में है ही। ठीक है, हमारी बॉडी में है, तो फूड और ऑक्सीजन मिलके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और हम लोग जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ना। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया, कुछ मात्रा में वाटर भी लॉस होता है। ठीक है, और उसके अलावा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस उत्पादित ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में ही ACD में एकत्रित करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। अब देखिए, जो ऊर्जा हमें मिली है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर हो गई, ACD के फॉर्म में स्टोर हो गई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ACD नहीं है, ये होगा ADP यहाँ पे कर लीजिए आप, ACD काट दीजिए। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, नाउ ATP यहाँ से निकलकर कोशिकाओं में पहुँचकर फिर ADP में बदल जाता है। अब जो हमारा ATP है कोशिकाओं में पहुँच गया, कोशिकाओं में पहुँचने के बाद कहाँ किस में बदल गया, फिर से ADP में चेंज हो गया है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पहले ADP हमारी बॉडी में रहेगा ही, उसे और एनर्जी मिल जाएगी तो ATP में बदल जाएगा। ठीक है, अब इस ATP से थोड़ी ऊर्जा निकल जाएगी तो फिर से वो ADP में बदल जाएगा। बस इतना कहने का मतलब है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है ATP को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। ठीक है, ATP को ऊर्जा के सिक्के कहते हैं, मीन्स एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्यों,
क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सब एटीपी के फॉर्म में ही होती है। आवश्यकता होने पर कोशिकाएं इन ऊर्जा को सिक्के अर्थात एटीपी के स्रोत के रूप में उपयोग करने लगती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एटीपी की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, आप लोगों को सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी आवश्यकता होती है एनर्जी की वो सब कौन देता है, वो सब देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, नॉर्मली हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? अगर हम लोग अपने घर की बात करें तो हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है ना, ठीक है, तभी तो हमारे घर में रोशनी होती है और भी जो क्रियाएं हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक पावर हाउस है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। क्योंकि कोशिका का सबसे अधिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, इसीलिए कोशिका को सबसे ज़्यादा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया फुल फिनिश हो गया है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया है, डायग्राम अभी आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी। बाकी कुछ नोटेबल पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या चीज़ है? अभी मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पेशी कोशिका तथा तंत्रिका कोशिका में सबसे अधिक होती है, ठीक है। पेशी कोशिका कौन है? मस्कुलर सेल, ठीक है, और ये है न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स। इन दोनों चीज़ों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या यहाँ पर होती है? सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हृदय में होती है। हमारे हार्ट में भी सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि F1 पार्टिकल क्या होते हैं, इनका क्या वर्क है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोम के कण होते हैं जिन्हें श्वसन रंगा पदार्थ यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, ये रंगीन होते हैं और इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तथा हाइड्रोजन का स्थानांतर होता रहता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ऊर्जा कहाँ से आई ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पढ़ लिया है। हम लोग आ जाते हैं अपने डायग्राम पर। डायग्राम एक बार देख लीजिए अच्छे से। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन आप लोग को दिख रही है ना, एक ऑरेंज कलर की है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है और एक बाहर अंदर की मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये कैसी? पिंक कलर की है। तो जो ऑरेंज कलर और पिंक कलर की है, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, कितनी गैपिंग है। इस गैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इस गैपिंग को हम लोग बोलेंगे आउटर चैम्बर, है ना। और जो अंदर वाली गैपिंग है ये सब, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर चैम्बर बोलेंगे, ओके। आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या बताएंगे? देखिए इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी स्ट्रक्चर में हमारी हम लोग लेबलिंग के साथ देख लेते हैं। पहला हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर स्पेस है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स है। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये क्रिस्टी जंक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्रिस्टी जंक्शन है, ये वाला क्रिस्टी जंक्शन है सब, ठीक है। और ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी दिख रही है। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई भी दी है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें नाप कर तो आप मेज़र करके भी बना सकते हैं। जैसे देखिए जो इसकी लंबाई दी गई है इस स्ट्रक्चर की वो है 1 से 2 मिली माइक्रोन, ठीक है, 1 से 2 मिली माइक्रोन है। और जो इसकी चौड़ाई है वो दी है हुई है हमारी 0.1 से 0.5 मिली माइक्रोन। तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है F1 कॉम्प्लेक्सेस, है ना, जिसे हम लोग ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कोई और सा सेल ऑर्गन पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।